नमस्कार। कल हमने भारतवर्ष का टॉपिक कंप्लीट किया था और मतलब कल हमारी पहली क्लास थी भारतवर्ष की और आज हम उसको पूरी कंप्लीट करेंगे। मतलब दूसरी क्लास शुरू हो रही है, भारतवर्ष की दूसरी क्लास शुरू कर रहे हैं और उसका हमने कल अर्थ समझ लिया, भारतवर्ष का नामकरण समझ लिया था, भारत के अन्य नाम समझ लिए थे और बृहत्तर भारत की अवधारणा समझ ली थी। इतनी सारी चीज़ें कल हमने पहली क्लास में कंप्लीट कर लिया। आज भारत की दूसरी क्लास है और उसकी जो अगली हेडिंग है भारत की आकृति। क्या है? भारत की आकृति। अगली हेडिंग क्या है? भारत की आकृति। क्या है? भारत की आकृति। हेडिंग क्या है? भारत की आकृति। हमारी हेडिंग है भारत की आकृति। उसमें अब देखते हैं कि भारत में प्रथम जैसे साहित्यों में प्रमुख विद्वानों ने चीनी यात्री फायान, हेंगसोंग, अपने बराहमिहिर, इन्होंने भारत की आकृति के बारे में अलग अलग मत प्रस्तुत किए थे। अर्थात देखा जाए कि भारत की आकृति अलग अलग मत, मतलब देखा जाए तो अलग अलग मत बताए। जैसे पुराणों में बताया गया भारत की आकृति क्या बताई थी? पुराणों में पुराणों में कैसी आकृति बताई है? भारत की धनुष आकार की आकृति बताई। पुराणों में धनुष आकार की आकृति बताई। तो अपन लिखेंगे एक तरफ किसमें? जैसे नंबर 1 पुराणों में कैसी बताइए? धनुष आकार की आकृति बताइए। पुराणों में धनुष आकार की आकृति बताइए। धनुषाकार कैसी बताई? धनुषाकार की आकृति बताइए। पुराणों में कैसी बनाई? धनुष आकार की आकृति बताइए। दूसरा पॉइंट है महाभारत में महाभारत में समबाहु त्रिभुजाकार आकृति बताइए। समबाहु त्रिभुजाकार आकृति बताई। कैसी बताई थी? समबाहु त्रिभुजाकार आकृति बताई थी। पुराणों में कैसी बताई? धनुषाकार आकृति बताई। महाभारत में कैसी बताई? समबाहु त्रिभुजाकार आकृति बताई थी। महाभारत में कैसी बताई? समबाहु त्रिभुजाकार आकृति बताई थी। जैन ग्रंथ दीर्घ निकाय में जैन ग्रंथ दीर्घ निकाय में जैन ग्रंथ दीर्घ निकाय में छकड़े के आकार की आकृति बताई। कैसी? छकड़े के आकार की आकृति बताई। बोले छकड़ा क्या होता है सर? छकड़ा होता है बैलगाड़ी का जो ढांचा होता है ना, बैलगाड़ी का, उसे बोलते हैं छकड़ा। तो बैलगाड़ी के जो ढांचा होता है उसे क्या बोलते हैं? छकड़ा बोलते हैं। इसीलिए जैन ग्रंथ दीर्घ निकाय में छकड़े के आकार की भारत की आकृति बताई। कैसी बताई थी? जैन ग्रंथ दीर्घ निकाय में छकड़े के आकार की भारत की आकृति बताई थी। चौथी बात करते हैं, चीनी यात्री फायान आते हैं। कौन? चीनी यात्री फायान। और फायान ने एक ग्रंथ लिखा था फोकियों की। कौन सा? फायान ने एक ग्रंथ लिखा है फोकियों की। उसमें भारत की आकृति छकड़े के आकार की बताई थी। किस प्रकार की बताइए? छकड़े के आकार की। अर्थात जैन ग्रंथ दीर्घ निकाय और फायान में भारत की आकृति कैसी बताई थी? छकड़े के आकार की आकृति बताई थी। कैसी बताइए? छकड़े के आकार की आकृति बताई। नंबर 5 लिखिए। छकड़ा तो मैंने बता दिया, छकड़ा क्या है? बैलगाड़ी का जो ढांचा होता है ना, जो गाड़ी होती है उसका जो ढांचा होता है उसी को क्या बोलते हैं? छकड़ा बोलते हैं। ठीक है, तो छकड़े के आकार की आकृति बताई थी। नंबर 5 देखते हैं। चीनी यात्री फायान आता है, फिर उसके बाद हेनसोंग आता है। कौन आता है? हेनसोंग।
यार, माफ कीजिए। चीनी यात्री हेंगसोंग आता है, उन्होंने भारत की आकृति अर्धचंद्राकार बताई थी। कैसी? अर्धचंद्राकार। उन्होंने भारत की आकृति कैसी बताई? अर्धचंद्राकार बताई है। अगले जो एक विद्वान हुए थे, उनका नाम था ब्राह्महेर। उन्होंने भारत की आकृति कछुए के आकार की बताई। कैसी बताई? कछुए के आकार की आकृति बताई। कछुए के आकार की आकृति बताई। अर्थात देखा जाए कि पुराणों में कैसी बताई है? पुराणों में धनुष आकार की आकृति बताई। पुराणों में धनुष आकार की आकृति बताई है। महाभारत में देखा जाए तो संबाहु त्रिभुजाकार आकृति बताई थी। जैन ग्रंथों में छकड़े के आकार की बता दी। फायान में छकड़े के आकार की बता दी। हेंसोंग में अर्धचंद्राकार बता दिया। हेंसोंग ने क्या बता दिया? हेंसोंग ने अर्धचंद्राकार बता दिया। और ब्राह्महेर ने कछुए के आकार की आकृति बता दी। ये सारी आकृति अपन ने यहाँ देखी। अब देखेंगे हमारा जो अगला टॉपिक, अगली हेडिंग है, उसका क्या है? भारत की, उसका नाम क्या है? भारत की भू रणनीतिक सीमाएं। क्या है? भारत की भू रणनीतिक सीमाएं। क्या है? भारत की भू रणनीतिक सीमाएं। भारत की भू रणनीतिक सीमाएं। क्या है? भारत की भू रणनीतिक सीमा। अगली हेडिंग क्या है? भारत की भू रणनीतिक सीमाएं। ठीक है, तो अपन भू रणनीतिक सीमा क्या है? क्या वो किसको बोलते हैं? भू रणनीतिक सीमा। भू रणनीतिक सीमा किसको बोलते हैं? किसी राष्ट्र की वे सीमाएं जो उस देश के इतिहास को प्रभावित करती हैं। अर्थात किसी देश, किसी राष्ट्र या देश की वे सीमाएं जो उस देश को प्रभावित करती हैं, उस देश के इतिहास को प्रभावित करती हैं, वो क्या कहलाती हैं? भू रणनीतिक सीमाएं कहलाती हैं। तो लिखो, किसी राष्ट्र या देश की किसी राष्ट्र या देश की वे सीमाएं जो उस देश के इतिहास को प्रभावित करती हैं, जो उस देश के इतिहास को प्रभावित करती हैं, इतिहास को प्रभावित करती हैं, भू रणनीतिक सीमाएं कहलाती हैं। भू रणनीतिक सीमाएं कहलाती हैं। क्या है? किसी राष्ट्र या देश की वे सीमाएं जो उस देश के इतिहास को प्रभावित करती हैं, भू रणनीतिक सीमाएं कहलाती हैं। अब भू रणनीतिक सीमाओं की बात करें तो भारत की दो प्रकार की सीमाएं आती हैं। एक कैसी? स्थलीय सीमा। दूसरी कौन सी है? सागरीय सीमा। तो अपन देखते हैं सीमाएं।
सीमाएं, ठीक है, सीमाएं, सीमाएं, ठीक है। सीमा में हम दो प्रकार की सीमा पढ़ेंगे, एक है स्थलीय सीमा, दूसरी है सागरीय सीमा। एक है स्थलीय सीमा, और दूसरी है सागरीय सीमा। सीमा में हम दो सीमाएं पढ़ेंगे, पहली कौन सी है, स्थलीय सीमा, दूसरी सागरीय सीमा। स्थलीय सीमा को भी हम दो भागों में डिवाइड कर देंगे। स्थलीय सीमा को भी हम दो भागों में डिवाइड करेंगे। स्थलीय सीमा को भी दो भागों में डिवाइड करेंगे, कौन कौन सी, उत्तर पश्चिम भारत की सीमाएं, उत्तर पश्चिम भारत की सीमाएं, उत्तर पश्चिम भारत की सीमाएं और उत्तर पूर्व भारत की सीमाएं। उत्तर पश्चिम भारत की सीमाएं और उत्तर पूर्व भारत की सीमाएं, ठीक है। सीमा में भी हम दो प्रकार की सीमा पढ़ रहे हैं, ठीक है, उत्तर पश्चिम भारत की सीमाएं और उत्तर पूर्व भारत की सीमाएं। अब उत्तर पश्चिम भारत की सीमाएं हम देखते हैं, अगली स्लाइड पर चलते हैं। सीमाएं, उत्तर पश्चिम भारत की सीमाएं, कहाँ कौन सी देख रहे हैं, उत्तर पश्चिम भारत की सीमाएं। उत्तर पश्चिम भारत की सीमा में हम जो पढ़ते हैं, कुछ दर्रों को पढ़ते हैं। उत्तर पश्चिम भारत की सीमाओं में हम जो पढ़ते हैं, कुछ दर्रों को पढ़ते हैं, जैसे कि खैबर दर्रा, गोमल दर्रा, बोलन दर्रा, टोंची दर्रा। लेकिन वो दर्रे कौन सी पहाड़ी पर या पर्वत श्रेणी पर उपस्थित हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। तो पहले लिख लो यहाँ पर, हिंदू कुश पर्वत। कौन सा, हिंदू कुश पर्वत। हिंदू कुश पर्वत के अंतर्गत दो दर्रे हैं, कौन कौन से, नंबर 1 खैबर दर्रा, कौन सा है,
नंबर 1 खैबर दर्रा, नंबर 2 गोमल दर्रा। खैबर दर्रा और गोमल दर्रा। उत्तर पश्चिम भारत की सीमा में कुछ दर्रे देखेंगे जिसमें 4 दर्रे प्रमुख आते हैं और 3 पहाड़ियों पर या पर्वत श्रेणियों पर उपस्थित हैं। तो अपन ने सबसे पहले हिंदू कुश पर्वत देखा और हिंदू कुश पर्वत पर ही खैबर दर्रा और गोमल दर्रा है। दूसरी जो पहाड़ी है और पर्वत है सुलेमान पर्वत, कौन सा है? सुलेमान पर्वत श्रेणी। और इसमें जो दर्रा है उसका नाम है बोलन दर्रा। क्या नाम है? बोलन दर्रा। उसका नाम क्या है? बोलन दर्रा। तीसरा जो अपन पढ़ते हैं किरथर पर्वत। किरथर पर्वत तीसरा जो पढ़ेंगे उसका नाम क्या है? किरथर पर्वत। और उस पर्वत में जो दर्रा है उसको बोलते हैं टोंची दर्रा। उस पर्वत में जो दर्रा है उसका नाम क्या है? टोंची दर्रा। अर्थात देख लिए हमने हिंदू कुश पर्वत श्रेणी, उसमें 2 दर्रे हैं, खैबर दर्रा और गोमल दर्रा। दूसरा है सुलेमान पर्वत श्रेणी, उसमें 1 दर्रा है, बोलन दर्रा। और तीसरी है किरथर पर्वत श्रेणी, उसमें एक दर्रा है, उसका नाम है टोंची दर्रा। अर्थात जो हम उत्तर पश्चिम भारत की जो सीमा पढ़ रहे हैं उनमें हमें ये दर्रा प्रमुख है और इनकी अवस्थिति मैं बता देता हूँ कहाँ कहाँ। इनको सबको एक अलग से, खैबर दर्रे को अलग से पढ़ना है, उसके बाद गोमल को अलग से पढ़ना है, बोलन को अलग से पढ़ना है। ये सारी चीज अपन को अलग से कंप्लीट करनी है। ठीक है, तो देखते हैं अब इनकी अवस्थिति देखते हैं। देखो ये क्या है? हिमालय पर्वत श्रेणी। और यहां से क्या चला गया? कैलाश पर्वत श्रेणी। यहां से क्या गई? कैलाश पर्वत श्रेणी। ये जो गांठ बनी है वो क्या है? पामीर का पठार। क्या बना है? पामीर का पठार। इसको जो नाम दिया जाएगा, इसको नाम दिया जाएगा कैलाश पर्वत। इसको नाम दिया जाएगा हिमालय पर्वत। क्या नाम दिया जाएगा? हिमालय पर्वत। ठीक है। यहां से नीचे आता है पर्वत श्रेणी, तो इसका जो नाम बनता है हिंदू कुश पर्वत। क्या नाम बनता है? हिंदू कुश पर्वत। हिंदू कुश पर्वत श्रेणी। फिर आगे बढ़ती है यही पर्वत श्रेणी। ये देखो अपन इस पे क्या कर रहे हैं, ऐसे एक पर्वत श्रेणी आगे जो बनती है वो है सुलेमान पर्वत श्रेणी। कौन सी? सुलेमान। क्या है? सुलेमान पर्वत श्रेणी। ठीक है, आगे कौन सी बनी? सुलेमान पर्वत श्रेणी। यहां देखें, यहां है किरथर पर्वत श्रेणी। कौन सी? किरथर पर्वत श्रेणी। क्या है? किरथर पर्वत श्रेणी। अब देखो इनकी अवस्थिति देखते हैं अपन। अवस्थिति के खैबर दर्रे की अवस्थिति कहाँ है, बोलन दर्रे की अवस्थिति कहाँ है, गोमल दर्रे की अवस्थिति कहाँ है, ये सारी चीज अपन देखते हैं। तो ये क्या है? हिंदू कुश पर्वत। ये पर्वत है, देखो ये पर्वत श्रेणी आ रही। तो यहां पर अपन लेंगे खैबर दर्रा। कौन सा? खैबर दर्रा। यहां पर ले लिया खैबर दर्रा। यहां पर ले लिया हमने गोमल दर्रा। कौन सा? गोमल दर्रा।
यहां पर है बोलन दर्रा, कौन सा, बोलन दर्रा, ये अवस्थिति देख ली। ठीक है, हिमालय पर्वत, कैलाश पर्वत श्रेणी, हिंदू कुश पर्वत श्रेणी, सुलेमान पर्वत और किरथर पर्वत श्रेणी। इधर आगे देखे जाओ तो इधर चला जाएगा पटकाई गुम्बा वगैरह और आगे निकल जाता है कहाँ, अंडमान निकोबार में। तो अपन ने यहाँ ज्योग्राफी नहीं पढ़नी, सिर्फ अपन ने इतिहास के वास्ते ये सारी चीज देखनी। अर्थात देखो समझ में आ गया, उत्तर पश्चिम भारत की सीमा के बारे में बात कर रहे हैं, तो उत्तर पश्चिम भारत की सीमा में बात कर रहे हैं तो हिंदू कुश पर्वत श्रेणी पर देखते हैं तो दो दर्रे, एक तो है खैबर दर्रा, दूसरा है गोमल दर्रा। एक तो है खैबर दर्रा, दूसरा है गोमल दर्रा। ठीक है, तीसरी बात करते हैं सुलेमान पर्वत श्रेणी पर, तो सुलेमान पर्वत श्रेणी पर देखते हैं बोलन दर्रा आता है, और तीसरा है अपना जो किरथर पर्वत श्रेणी, उस पर है टोंचे दर्रा। अब यहाँ देखो ये तीनों यहाँ मिल रही है, इधर हिंदू कुश मिल रहा है, इधर कैलाश मिल रहा है, इधर हिमालय मिल रहा है, तो यहाँ जो गांठ बनी है वो पामीर का पठार बोला जाता है। इसके बाद नीचे आ जाओ, इधर नीचे आते हैं तो हिंदू कुश पर्वत आता है, और फिर सुलेमान पर्वत आता है, फिर किरथर पर्वत श्रेणी आती है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी बता देता हूँ, यहाँ टोंची दर्रा है, कौन सा, टोंची दर्रा, टोंची दर्रा। समझ में आया? ठीक है, ये थी दर्रों की अवस्थिति। अब देखते हैं अपन सबको एक एक से, मतलब जैसे अपन खैबर दर्रे को अलग से पढ़ेंगे, गोमल दर्रे को अलग से पढ़ेंगे, बोलन दर्रे को अलग से पढ़ेंगे, टोंची दर्रे को अलग पढ़ेंगे। ठीक है, बोलन दर्रा और टोंची दर्रा इन सबको अलग से अपन पढ़ेंगे। चलो यहां ले लेते हैं अपन, खैबर दर्रा। क्या है? खैबर दर्रा। ठीक है, खैबर दर्रा, इसकी अवस्थिति देखेंगे। अवस्थिति पख्तून प्रांत, पख्तून प्रांत कहां पर? अफगानिस्तान में। पख्तून प्रांत अफगानिस्तान। अवस्थिति क्या है? पख्तून प्रांत अफगानिस्तान में। समझ में आया कि अगर खैबर दर्रे की अवस्थिति देखी तो अवस्थिति क्या है? पख्तून प्रांत अफगानिस्तान में। पर्वत श्रेणी की बात करेंगे, पर्वत श्रेणी डैश करके लिखो, पर्वत श्रेणी की बात करेंगे तो पर्वत श्रेणी की बात करते हैं तो कौन सी पर्वत श्रेणी है? हिंदू कुश पर्वत श्रेणी के सफेद कोन नामक स्थान पर। हिंदू कुश पर्वत श्रेणी के सफेद कोह नामक स्थान पर। हिंदू कुश पर्वत श्रेणी के सफेद कोह नामक स्थान पर कहाँ देखा है? देखो अवस्थित पख्तून प्रांत अफगानिस्तान में। पर्वत श्रेणी की बात करते हैं तो हिंदू कुश पर्वत श्रेणी के सफेद कोह नामक स्थान पर। ठीक है, अगला देखते हैं, विशेष तथ्य में देखते हैं। विशेष तथ्य, विशेष खैबर दर्रा लिखो, खैबर दर्रा, खैबर दर्रा काबुल को, खैबर दर्रा काबुल को पेशावर से जोड़ता है।
पेशावर कहाँ है? पाकिस्तान में। और काबुल कहाँ है? कंधार में। को पेशावर से जोड़ता है। क्या है? अवस्थिति क्या है? पख्तून प्रांत अफगानिस्तान में। पर्वत श्रेणी कहाँ है? पर्वत श्रेणी हिंदू कुश पर्वत श्रेणी के सफेद को नामक स्थान पर। विशेष देखते हैं, खैबर दर्रा काबुल को पेशावर से जोड़ता है। तो काबुल कहाँ पर है? काबुल है अफगानिस्तान में, पेशावर कहाँ है? पाकिस्तान में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, अगला पॉइंट लिखते हैं। अगला पॉइंट लिखो। लिखो, सिकंदर से लेकर सिकंदर से लेकर सिकंदर से लेकर सभी मुस्लिम आक्रांताओं ने सभी मुस्लिम आक्रांताओं ने सभी मुस्लिम आक्रांताओं ने यहीं से आक्रांताओं ने यहीं से भारत में आक्रमण किए, यहीं से होकर भारत में आक्रमण किए। सभी मुस्लिम आक्रांताओं ने, सिकंदर से लेकर सभी मुस्लिम आक्रांताओं ने यहीं से भारत में आक्रमण किए, यहीं से भारत में आक्रमण किए थे। समझे क्या बोलना चाह रहा हूं? कि सिकंदर से लेकर, मतलब सिकंदर कब आया? 326 ईसा पूर्व में, जब इधर आ रहा था, भारत आया था, वो उधर से जीतता हुआ आया और भारत में जब आक्रमण करने पहुंचा, तो जब उस सिकंदर ने पहली बार भारत की धरती पे पैर रखा, उसके बाद जितने भी आक्रमण हुए उन सब ने भारत पे आक्रमण कहाँ से किए? खैबर दर्रे से किए। इसीलिए खैबर दर्रे को लिखो, इसलिए खैबर दर्रे को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? देखो, हिंदू कुश पर्वत का खैबर दर्रा है, हिंदू कुश पर्वत का खैबर दर्रा है, और सिकंदर से लेकर कहां से? सिकंदर से जब बीसी में, मतलब देखा जाए है कि आज से लगभग 2400 वर्ष पहले सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, जब से लेकर वर्तमान तक जितने लोगों ने भारत पर आक्रमण किए हैं, मतलब मुस्लिम लोगों ने भारत पर आक्रमण किए हैं, वो कहाँ से किए थे? खैबर दर्रे से किए। यहाँ जो दर्रा बनता है वहाँ से किए। इसीलिए खैबर दर्रे को भारत का प्रवेश मार्ग कहा जाता है। अब सोचो, अगर जैसे मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था? एक साम्राज्य स्थापित किया था, धनानंद को पराजित करके एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया। तो उन्हें इतना टाइम नहीं मिला था कि वो अपने साम्राज्य की सही प्रशासन व्यवस्था सुधार सकें, सैन्य व्यवस्था सुधार सकें। लेकिन आगे चल के जब अशोक महान राजा बना था, तो अशोक महान राजा यदि यहाँ एक दीवार खड़ी करवा देते, जैसे पढ़ते हैं अपन, विशाल की
चीन की सबसे विशाल दीवार। इसी तरह एक यहाँ पर दीवार खड़ी करवा देते तो क्या यहाँ पर भारत पे आक्रमण होते? नहीं। या वहाँ सैन्य व्यवस्था अच्छी कर देते और दीवार खड़ी करवाकर विशाल दीवार बनवा देते तो क्या यहाँ मुस्लिमों के आक्रमण होते? बाद में आक्रमण होते? नहीं होते। लेकिन ऐसा उन्होंने सोचा नहीं था। कोई बात नहीं, अब आप लोग सोचेंगे और आप उसे बचाएंगे, वो तो चल ही रहा है। ठीक है, तो सिकंदर से लेकर जितने भी मुस्लिम आक्रांत आए उन्होंने यहीं से होकर भारत पर प्रवेश किया था, इसीलिए इसे क्या बोला गया? भारत का प्रवेश मार्ग बोला गया। ठीक है, अगली हेडिंग डालेंगे अपन, गोमल दर्रा। क्या डालें? गोमल दर्रा। ठीक है, अगली हेडिंग क्या है? गोमल दर्रा। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। गोमल दर्रे के बारे में लिखो। अवस्थिति पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सीमा पर, पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर अवस्थिति, पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर। कहाँ है? पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर। अगला पॉइंट लिखो, डूरंड रेखा के पास, डूरंड सीमा रेखा के पास, सीमा रेखा के पास डूरंड सीमा रेखा के पास। ठीक है, पर्वत श्रेणी बात करते हैं। पर्वत श्रेणी सुलेमान पर्वत श्रेणी। कौन सी है? सुलेमान पर्वत श्रेणी। कौन सी है? सुलेमान पर्वत श्रेणी। विशेष लिखो, गोमल नदी का प्रवाह मार्ग होने के कारण, गोमल नदी का प्रवाह मार्ग होने के कारण गोमल नदी का प्रवाह मार्ग होने के कारण व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था। व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था। क्या था? व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था। गोमल नदी का प्रवाह मार्ग होने के कारण कैसा है? व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगली हेडिंग डालना है अपन को, बोलन दर्रा। क्या है? बोलन दर्रा।
ठीक है, बोलन दर्रा। अगली हेडिंग क्या है, बोलन दर्रा। इसमें अपन बनाएंगे, इसमें कुछ ज्यादा खास नहीं है। अवस्थिति देखेंगे, अवस्थिति, अवस्थिति बलूचिस्तान पाकिस्तान में। कहां पर है, बलूचिस्तान पाकिस्तान। अवस्थिति कहां पर है, बलूचिस्तान पाकिस्तान। बलूचिस्तान पाकिस्तान, ठीक है। अवस्थिति कहां पर है, बलूचिस्तान पाकिस्तान। पर्वत श्रेणी बात करें, पर्वत श्रेणी बात